पहली वीडियो है जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस की पूरी हिस्ट्री में आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। ये उसका पहला चैप्टर है और अगर आपने ये सारे वीडियोस सारे के सारे चैप्टर देख लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी मिलती रही तो मैं फिर पुरानी हिस्ट्री में भी जाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। इन वीडियोज में आपको मैं सब बताऊंगा कैसे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे राजाओं महाराजाओं का राज था, कैसे इंडिया का पार्ट बने, कैसे छोटी छोटी स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनी, कैसे गोवा हमारा पार्ट बना, उसको अपना पार्ट बनाने में कितने साल लग गए, पोर्तुगल फ्रांस उनकी भी कॉलोनीज थी इंडिया में, वो कहाँ थी। अब इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज समझनी जरूरी है। वीपी मेनन एक नाम था जिसपे ना तो बॉलीवुड कोई मूवी बनती, ना ही कोई वेब सीरीज बनती है और ना ही इसका कोई खास ज्यादा जिक्र हुआ है आज तक। लेकिन ये अकेला इंसान हमारी इंडियन हिस्ट्री में, वल्लभ भाई पटेल को अगर आप इंपॉर्टेंट मानते हो, जवाहरलाल नेहरू को इंपॉर्टेंट मानते हो, गांधी जी को इंपॉर्टेंट मानते हो, तो वीपी मेनन को भी आपको इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। वीपी मेनन वल्लभ भाई पटेल के आप ऐसे मान सकते हो डायरेक्टली बहुत खास चीफ ऑफ स्टाफ आप मान सकते हो। वैसे तो वो स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, जो स्टेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया था वल्लभ भाई पटेल ने ताकि सारी स्टेट्स को एक साथ जोड़ा जा सके। जब ये 100% फाइनल हो गया कि एक कंट्री से काम चलेगा नहीं, दो कंट्री का बनना जरूरी है, जिन्ना मान नहीं रहे थे और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था। वीपी मेनन ने एक मेमोरेंडम बनाया कि एक डिपार्टमेंट होगा जिसकी दो ब्रांचेस होंगी, एक ब्रांच में कांग्रेस और एक ब्रांच में मुस्लिम लीग। दोनों ब्रांचेस अपने दो सेक्रेटरीज दे सकती है। तो एक तरफ से कांग्रेस के नेहरू का नाम आया और दूसरी तरफ से ऑफ कोर्स जिन्ना का नाम आया। नेहरू ने अगला नाम दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का और जिन्ना ने दिया अब्दुल रब निस्तर। अब हो सकता है कि आगे बोलने वाली कई सारी टर्म्स में यूज करने वाला हूं, तो हो सकता है कि किसी चीज की, किसी नाम की मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं। नाम की प्रोनाउंसिएशन को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं किसी की प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं। और ये जो दो डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, इनका पर्पस था कि जब कंट्रीज का, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, जब ये बातें चल रही थी कि भाई कंट्री इंडिपेंडेंट होगा 1947 15 अगस्त को, उससे पहले ही चीजें शुरू हो गई थी कि भाई कैसे डिवाइड होगा, क्या इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगी, कैसे ऑपरेट करेंगे दोनों कंट्रीज। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का ही रूल था, लेकिन ये बातें शुरू हो चुकी थी। तो ये डिसाइड हुआ कि जैसे ही कंट्री डिवाइड होगा, पार्टीशन होगा, ये दोनों ब्रांचेस अपने आप दोबारा डिवाइड हो जाएंगी और अपने एरिया में अपने अपने गवर्नमेंट रन करना स्टार्ट कर देंगी। इस मेमोरेंडम को पास किया लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उस टाइम लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, और उन्हें इसी पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशली रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये भी बताना जरूरी है कि वीपी मेनन लॉर्ड माउंटबेटन के काफी खास थे और उन्हीं के ही डायरेक्टली एक एडवाइजर थे। जब ये मेमोरेंडम पास हो गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को एक रिक्वेस्ट भेजी मिलने के लिए। उनसे बोला कि आपको स्टेट डिपार्टमेंट में एक बना रहा हूँ, उसकी सेक्रेटरी की पोजीशन में आपको दे रहा हूँ। उस स्टेट डिपार्टमेंट का काम था सारी स्टेट्स को मिलाना और पूरे इंडिया को यूनिफाई करना। वीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, उन्होंने बोला कि मैंने कई साल तक ब्रिटिश इंडिया के लिए काम किया है उनके एडवाइजर के रूप में, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ। बहुत काम कर चुका हूँ और मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ। मेरा एम था कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए, वो पूरा हो चुका है और अब मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। हालांकि जब कुछ बातें बाद में सामने आई वीपी मेनन की फैमिली की तरफ से, तो ये समझ में आया कि वीपी मेनन डायरेक्टली इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें कि वो थक चुके थे या उन्हें रिटायरमेंट चाहिए था। उन्हें इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्होंने सारी जिंदगी तो ब्रिटिश इंडिया के लिए काम किया है। अब जब इंडिया आजाद हो चुका है तो जो इंडियन गवर्नमेंट बनने वाली है वो उनको एक्सेप्ट क्यों करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हमेशा से एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थे और ये बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है इंडिया के लिए कि ऐसा इंसान हमारी लीडरशिप में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को जाने नहीं दिया, उन्हें रोका और बोला कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन अभी जो हालात है, अगर देश को एक साथ जोड़ा नहीं गया तो बहुत सारी केओस, बहुत सारे राइट्स, कुछ भी हो सकता है। इसलिए काम हमारा यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने वीपी मेनन को कन्विंस किया कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, जो पास्ट में हुआ उसकी हम बात कर ही नहीं रहे क्योंकि हमारे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा काम बचा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्चुअली ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वीपी मेनन जैसा बंदा इजिली नहीं मिल सकता। जिसने ब्रिटिश इंडिया को रन करने में हेल्प किया है उसको तो छोटे छोटे पत्ते पत्ते का पता होगा। और ये डिसीजन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही, आप ऐसा मान लो, सोने का डिसीजन था, जो आज हम और आप एक यूनिफाइड इंडिया में बैठे हुए हैं, जिसका मैप इतना प्यारा सा लगता है और सारी दुनिया हमारी रेस्पेक्ट करती है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज ज्यादा है। ये सारी चीजें मिला के जो हम यूनाइटेड हुए हैं, इसी वजह से हमारा दुनिया में रेस्पेक्ट ज्यादा है। फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को कन्विंस कर लिया। वीपी मेनन थे लॉर्ड माउंटबेटन के डायरेक्टली एडवाइजर। उन्हें लगा कि भाई उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। माउंटबेटन के पास जब वीपी मेनन गए तो माउंटबेटन ने उन्हें आगे से पहले से ही एक अपॉर्चुनिटी दी कि जैसे ही ब्रिटिश इंडिया यहाँ से निकलेगी, अच्छे से प्रोविंस को ढूंढ के आपको उसका गवर्नर बनाने का मेरा प्लान है। वीपी मेनन ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो मुझे अलग से ही ऑफर कर दी है चीजें। लॉर्ड माउंटबेटन इस बात पे खुश हुए कि अच्छी बात है, तो आप उस पोजीशन को ले लो। वीपी मेनन ने अपनी किताब में भी बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो 21 अगस्त 1946 में पहली बार मिले थे। उसी दिन से वो समझ गए थे कि वल्लभ भाई पटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाले बंदे हैं। वीपी मेनन बहुत लंबे टाइम से ब्रिटिश इंडिया के लिए काम कर रहे थे और काफी स्मार्ट इंसान थे। वो इंसान अगर किसी को एडमायर कर रहा है, वो चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते। धीरे धीरे मैं आपको और चीजें समझाऊंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिसीजंस के बारे में समझाऊंगा, तो आपको लगेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना था उसके बारे में जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे इंसान के लिए अगर आप एक स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बना सकते तो आपका जो पैसा है, जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है, उसका कोई सेंस नहीं है अगर आप उन चीज लोगों को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते जिनकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हो। स्टेट डिपार्टमेंट को क्रिएट करने की प्रोसेस शुरू हो गई, लेकिन वीपी मेनन को अंदर से हमेशा से ऐसे लगता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरी वैल्यू तो समझ में आती है, वो ठीक है, कांग्रेस इंक्लूडिंग
जवाहरलाल नेहरू, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये वीपी मेनन का मानना था। तो मैं कितना ही टाइम कांग्रेस के लिए काम कर पाऊंगा, तो ये हमेशा से डाउट रहता था कि यार फाइनली मेरी कोई परमानेंट सीट नहीं है यहाँ पे। ये वल्लभ भाई पटेल ने नोटिस किया, उनकी बातें सुनी और उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा किसी भी दिन अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कांग्रेस में अपनी प्लेस को डिजर्व नहीं करते, आपके साथ किसी भी टाइप का बिहेवियर गलत हो रहा है। वीपी मेनन ने खुद 3-4 वर्ड्स में ये बातें एक्सप्लेन की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केप्ट हिज वर्ड। उन्होंने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग थे वो वीपी मेनन को कम आके या उनकी पोजीशन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का अनाउंसमेंट किया। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो सारे स्टेट्स थे जिनके अपने अपने राजा महाराजा होते थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ साइन था कि उनके पर्टिकुलर स्टेट के सारे मसले, डिफेंस के हों या एक्सटर्नल अफेयर्स हों या किसी भी तरीके के ऐसे मसले हों जो इंटरनेशनल लेवल पे डील करे जाते हैं, वो सारा ब्रिटिश क्राउन करेगा। उसके अलावा जो अंदर चल रहा है वो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, मतलब ये पैरामाउंसी खत्म हो जाएगी। सही ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के जाएगी तो जितने भी किंगडम जैसी हालत में थे वो वैसी हालत में हो जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वीपी मेनन ने बोला कि मैं कभी भी इस लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के अनाउंसमेंट के फेवर में नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा केओस क्रिएट करने वाली चीज थी। 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो उन्हें एक रिटन प्लान दिया था कि कैसे वो, उस टाइम वॉर की सिचुएशन हो रही थी, तो वीपी मेनन ने उन्हें समझाया कि भाई अगर किसी टाइप की वॉर की सिचुएशन होती है, आपने जो इंडिया की हालत की हुई है वो टोटली यूनाइटेड नहीं है, आप प्रॉपरली जो रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे वॉर के टाइम पे वो मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम उसको रन नहीं करता है। आपने प्रिंसली स्टेट्स अलग डिवाइड हुए हैं, कुछ स्टेट अलग पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो आप प्रॉपर अनाउंसमेंट या प्रॉपर रिसोर्सेज ले नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने 1942 में एक प्लान उन्हें ऑफर किया था कि हम 2 टर्म्स पे, एक तो डिफेंस और एक एक्सटर्नल अफेयर्स, सिर्फ ये 2 बातों पे सारे स्टेट्स को यूनाइट करके एक यूनियन बना सकते हैं ताकि हमारी जो है वॉर के टाइम में हेल्प हो जाए ब्रिटिश इंडिया की। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो ने वो इग्नोर कर दिया। वीपी मेनन को हमेशा से इस बात का गिल्ट था कि अगर वो 1942 में हो गया होता तो आज ये केओस ना होता, और जो हर प्रिंसली स्टेट अपने नखरे कर रही थी और इंडिया में मिलने में, कुछ लोग तो इंडिया में मिलने में मना कर रहे थे सीधे सीधे, जिनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन टोटली इंडिया के बहुत करीब थी। लेकिन उस प्लान का फायदा हुआ 1947 में जाके। फिर मैंने वही प्लान दोबारा, ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो, वो उठाया, उसका थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पहले था डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, और अब इसमें ऐड किया कम्युनिकेशन। ये प्रेजेंट किया वल्लभ भाई पटेल के सामने कि हम ये प्लान रखेंगे सारी स्टेट्स के सामने, हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, ना आपका रेवेन्यू चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपके बिजनेस चाहिए, हम सिर्फ 3 फैक्टर्स पे काम करेंगे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब डिफेंस तो वैसे भी सेंटर का काम है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, एक्सटर्नल अफेयर्स वो भी सेंटर का काम है अगर इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं तो, और कम्युनिकेशन, मतलब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट गवर्नमेंट पे भी बैठेंगे, एडवाइजर्स बैठेंगे। बस इन 3 फैक्टर्स पे वीपी मेनन ने पूरा प्लान बनाया कि इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता। वीपी मेनन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये प्लान दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ा अच्छा लगा प्लान। उन्होंने बोला कि मैं जवाहरलाल नेहरू को ये प्लान दिखाऊंगा और उनसे परमिशन लूंगा आगे बढ़ने की। एक और इंपॉर्टेंट बात कि वीपी मेनन ने उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि आप कोई भी चीज रिटर्न में लेके मत जाना। एक तो लीक होने के चांसेस है, लीक हुआ तो काम खराब हो जाएगा। दूसरा, हम कोई भी चीज अभी रिटर्न में नहीं दे सकते, हम कोई ऑब्लिगेशन नहीं रख सकते फ्यूचर के लिए। वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू तक वो पूरा प्लान लेके गए बिना किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के। नेहरू को भी प्लान फेयरली अमाउंट में अच्छा लगा, लेकिन वो थोड़े से स्केप्टिकल थे कि भाई इतना कम टाइम हमारे पास बचा है और प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। वीपी मेनन का इसी बात पे जोर था, जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम हीट बढ़ रही है आपस में, उस टाइम बढ़ भी रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होना ही हीट को बढ़ाना था। कोई भी हिंदू मुस्लिम लीग में जाने के लिए राजी कैसे हो सकता है। वीपी मेनन का कहना था कि यही मौका है और टाइम जितना कम है वो हमारे फेवर में काम करेगा, क्योंकि जितनी भी हिंदू रियासतें हैं जिनकी जनता हिंदू है, जितना कम टाइम होगा उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो इंडिया में मिलने के लिए ही उन्हें फोर्स करेगा। 5 जुलाई को ऑफिशियली वीपी मेनन ने चार्ज लिया स्टेट्स डिपार्टमेंट का, लेकिन 3 जुलाई को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को वीपी मेनन ने क्लियरली बताया कि हमें एक प्रॉपर फॉर्मल अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें हम जो रूलर्स के दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे, फालतू के र्यूमर्स फैल रहे होंगे, वो क्लियर कर पाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हाँ बोली। वीपी मेनन ने एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करी जहां उन्होंने वो 3 फैक्टर्स बताए कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा किसी भी रूलर, किसी भी किंगडम से हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये न्यूज इंडिया में भी गई, इंडिया के बाहर भी गई। लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर किसी ने इस स्टेटमेंट की वीपी मेनन के काफी तारीफ की। वीपी मेनन की एक छोटी सी लाइन आपको बताता हूँ। आइए हम मिलके बैठ के दोस्तों की तरह कुछ रूल्स बनाते हैं इस देश को रन करने के लिए, इंस्टेड ऑफ कि हम कुछ ट्रीटीज बनाए एलियंस की तरह। आजादी से पहले एक इंडियन पॉलिटिकल सर्विस हुआ करती थी। स्टेट्स डिपार्टमेंट क्रिएट होने के बाद में ये अनाउंस हो गया था कि इंडियन पॉलिटिकल सर्विस को हटा दिया जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के लोग थोड़े से जेलस थे वीपी मेनन से, स्टेट्स डिपार्टमेंट से भी। मोस्टली लोग जो इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में काम करते थे, या तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और पेंशन बंधवा ली कि हमें इतने पैसे देते रहना, या फिर वो पाकिस्तान के ऑफिस में चले गए ताकि इंडिया के ऑफिस खाली हो जाए। वीपी मेनन के दिमाग और उनके जो इंटेलिजेंस था, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा स्टेट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ को हायर करने में। जैसे ही स्टेट डिपार्टमेंट वीपी मेनन
ने संभाला। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी पहले अनाउंस हो चुका था कि भाई जितने भी किंगडम्स हैं उनका ब्रिटिश से राज हटने के बाद वो टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनका कोई जो एग्रीमेंट पहले था वो रहेगा नहीं। वीवी मेनन सीधे इस बात को लेके पहुंचे लॉर्ड माउंटबेटन के पास। वहां उन्होंने जिक्र किया कि काफी सारे स्टेट्स के बीच में कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंडिया के अंदर आ जाएंगे, इसलिए स्टेट्स हैं जो किसी रूलर के अंडर हैं, उनके बीच में कुछ ट्रीटीज और कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। जैसे सतलज वैली कैनाल प्रोजेक्ट भवालपुर और बीकानेर के बीच में ये साइन हुआ था। और भी ऐसे कई सारे एग्रीमेंट थे जिनकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, लोगों की जिंदगी चलती थी। यही इस बात की वैल्यू समझ में आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिसीजंस जैसे वीवी मेनन को रखना कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लॉर्ड माउंटबेटन को यह काफी सेंसिबल बात लगी। वीवी मेनन ने ये सजेस्ट भी किया जो एग्रीमेंट्स वगैरह ट्रीटीज वगैरह साइन है दो स्टेट्स के बीच में, तो इनको ऐसे कर लेंगे कि ये कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे, अब ये सक्सेसर गवर्नमेंट जो भी होगी जैसे इंडियन गवर्नमेंट ही होगी ऑफ कोर्स, उनके साथ में ये ट्रीटीज चलती रहेंगी। अब इन चीजों का ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वीवी मेनन के दिमाग में ये रहा होगा अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया से अलग रहने का ऑप्शन को एक्सप्लोर करती है, उनका जो हमारे साथ जो एग्रीमेंट होगा, जो हमारी अंदर आती है जो कोई स्टेट, वो हम प्रेशर डाल सकते हैं। एक कोई छोटा मोटा लिंक भी रहेगा तो हम उस पर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एडवाइजर थे, खासकर वो जो इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में थे, जो जेलस फील करने लग गए थे, वो इस बात से एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हट रही है तो फिर टोटली हटेगी और ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इस बात के तर्क ये दिया कि जो ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट साइन हुए थे, इनमें कुछ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट तो तब साइन हुए थे जब स्टेट के रूलर्स मतलब किंग प्रिंसेस वो माइनर थे, मतलब उनकी उम्र बहुत कम थी, इनको रखा नहीं जा सकता। एक बार ब्रिटिश छोड़ देगा तो ये एग्रीमेंट्स ट्रीटीज भी खत्म हो जाएंगी। इसको आगे बढ़ाया तो कांग्रेस के पास पहुंची, कांग्रेस इस बात से एग्री नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अगर ये ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को टोटली खत्म कर दिया गया तो केओस फैल जाएगी। ये सारे क्लोज सिर्फ कांग्रेस के सामने नहीं रखे जाते थे, ये मुस्लिम लीग के सामने भी रखे जाते थे, लेकिन इन क्लोजेस पे मुस्लिम लीग का कोई कमेंट नहीं था। ये कहीं ना कहीं मुझे उनकी डिप्लोमेटिक कमी लगती है, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीजें जो आपके इंटरेस्ट में आपको दिखाई नहीं देती, हो सकता है आप बहुत शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत फायदा करने वाली है। हालांकि मुस्लिम लीग का या फिर पाकिस्तान के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट दे कुड हैव इंटरफियर्ड। क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो चीजों को, आज के टाइम में आप देखते होगे अक्सर दो देशों के मसलों में तीसरा देश जो ज्योग्राफिकली बहुत दूर है वो काफी इंटरफियर करता है। इट इज डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के जो कंसर्न्स थे वो आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताए और कुछ चेंजेस पे डिस्कशन हुए कि ऐसा कर सकते हैं कि भाई लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो इंडियन स्टेट है वो इंडियन स्टेट होंगे, जो उनके बीच में एग्रीमेंट्स है उन एग्रीमेंट्स को कुछ टाइम तक के लिए रख लिया जाएगा। पहले वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, अब जो सक्सेसर गवर्नमेंट होगी, जो भी कोई गवर्नमेंट होगी जैसे इंडियन गवर्नमेंट, तो वो उसके अंदर काम कर लेंगे। इस बात पे भी कांग्रेस ने को भी अपोज किया कि जब एक प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाएगी और लैप्स ऑफ पैरामाउंसी आप अनाउंस कर चुके हो तो किंगडम जो है वो आजाद हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट आप किसी किंगडम पे फोर्स कैसे कर सकते हो? जब एक आजाद कंट्री पे या फिर एक आजाद स्टेट पे आप कैसे फोर्स कर सकते हो किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी ट्रीटीज को? अब इसमें एक और बात आती है, जो मेमोरेंडम स्टार्टिंग में वीपी मेनन ने तैयार किया था कि दो डिपार्टमेंट्स होंगे, एक जिन्ना का, एक जवाहरलाल नेहरू का, इस बात को जो अप्रूवल मिला था वो ब्रिटिश इंडिया से भी मिला था, मुस्लिम लीग से भी मिला था, कांग्रेस से भी मिला था और सारे प्रिंसली स्टेट से भी मिला था। इस शर्त पे मिला था कि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी एग्जिस्ट करती है। उस मेमोरेंडम पे आपने अप्रूवल इस बात पे कह के लिया है तो ये अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। प्रिंसली स्टेट इस बात को लेकर काफी नाराज हो सकते हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सोच रहे थे कि ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आजादी का दिन एक रख लेते हैं, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का डेट थोड़ी सी बाद में रख लेते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था। ये भी बहुत केओस क्रिएट कर देता कि जब ब्रिटिशर सारा इंडिया छोड़ के ही चले जाएंगे तो फिर पैरामाउंसी का ख्याल ही नहीं आता, फिर तो वॉर हो जाएगा इंटरनल, कौन किस पे राज कर रहा है। फाइनली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कांग्रेस की बातों को मानने से इनकार कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। लॉर्ड माउंटबेटन को ये फील थी कि भाई कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज अगर खत्म करती तो यार ये तो नॉर्मल जनता को बहुत फर्क करने वाला है। उन्होंने बोला कि चाहे ऐसे कर सकते हो कि कोई टाइम लिमिट फिक्स कर दो एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज की, इंडिपेंडेंस तो इस टाइम मिल जाएगी लेकिन एग्रीमेंट और ट्रीटीज इस टाइम पे एक्सपायर होंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कुछ और क्लॉजेस ऐड किए। वीपी मेनन को यहाँ पे समझ में आ गया था कि इस बहस में हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। फाइनली जब हमें एक्सेशन ऑफ स्टेट करना ही है, मतलब सारी स्टेट्स को अपने इंडिया में जोड़ना ही है, तो हम इस पे टाइम बर्बाद करने की बजाय टाइम अच्छी जगह पे स्पेंड करते हैं। उन रूलर्स और उन किंग्स या फिर राजा महाराजाओं से मिलते हैं, उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीपी मेनन लॉर्ड माउंटबेटन के काफी खास थे, ये आपको पता है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत बड़ा रोल था इंडियन स्टेट्स को इस बात में राजी करने में कि वो इंडिया का पार्ट बने। और ऐसा क्यों था ये जानना भी जरूरी है। एक तो ये बात थी कि वीपी मेनन उनके खास थे, काफी टाइम स्पेंड किया हुआ था। एक और इंसिडेंट हुआ था, स्वर्गीय सर BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस टाइम के, 7 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। उन्होंने उन्हें समझाया कि 327 छोटे छोटे ऐसे रूलर्स हैं इंडिया में जिनका एवरेज एरिया 20 स्क्वायर माइल से ज्यादा नहीं है, एवरेज पॉपुलेशन 3000 लोगों की है और उनका एवरेज रेवेन्यू जो है वो 22,000 है साल का। ब्रिटिश क्राउन के अंदर उनको बस छोटे छोटे डिसीजंस लेने की पावर थी। वो ज्यादा से ज्यादा किसी को 3 महीने की सजा दे सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का फाइन किसी पे लगा सकते थे। एकदम से जब लैप्स ऑफ पैरामाउंसी लग जाएगा तो ये सारे रूलर्स को एक ही रात में कुछ ही घंटों में जिंदगी और मौत का फैसला करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए कि ऐसे छोटे
छोटे स्टेट जिनका ज्यादा कोई खास सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लैंड नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, इनको जो उनकी करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट होगी, मोस्टली वो इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, वही उनके ये डिसीजंस ले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद। इस बात ने भी लॉर्ड माउंटबेटन को काफी कन्विंस किया था और ये सारी बातें मिला के ही फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन ने आगे जाके इंडिया को हेल्प की कि भाई प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया जाए। इतनी सारी बातों के बाद ये जो कागजी कार्रवाई चल रही थी के दौरान ही वीबी मेनन को लगा कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सारे क्लोजेस, ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम अगर रूलर से बात करके अगर उन्हें इंडिया का पार्ट बना लेते हैं तो बात ही खत्म हो जाएगी। वहां से शुरू होता है पूरा प्रोसेस कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया गया। वहां से वीबी मेनन पहली बार महाराजा ऑफ पटियाला से मिले। यहाँ अपना चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आगे की स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मिलूंगा आपको अगले चैप्टर में जहाँ बताऊंगा कि ट्रेवनकोर यानी केरला का जो पार्ट है वो इंडिया का पार्ट कैसे बना।